वेलकम टू AIS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज 9 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल राज्यसभा में MPs को कैसे इलेक्ट किया जाता है उसके बारे में है। 10 जून को 4 राज्यों की असेंबली से 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। इसी रेफरेंस में राज्यसभा का ये पूरा मामला न्यूज़ में है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। 2 हाउस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है। यूके में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा हुआ करती थी, अभी भी होती है, उसी की तर्ज पे भारत में अपर हाउस यानी कि राज्यसभा को बनाया गया। इट इज़ टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू दी स्टेट्स। ये सेंटर में राज्यों को रिप्रेजेंटेशन देता है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये कह देते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। गलत है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। वो 6 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट किया गया है कि एक बार में सारे लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। केवल 1/3 लोग रिटायर होते हैं एक बार में, और हर 2 साल पे उन 1/3 लोगों को रिटायर करके नए 1/3 लोगों को एंट्री दे दी जाती है। आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो ये एक बाइनियल इलेक्शन का मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से वैकेंसीज को हर 2 साल में फिल कर लिया जाता है। 245 मेंबर्स वर्तमान में राज्यसभा में हैं, जिनमें से 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और 233 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। जो 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वो विदिन 6 मंथ अगर किसी पार्टी को चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। इस बार ये जो पॉइंट है इसी पर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। खैर ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो विदिन 6 मंथ अगर चाहें तो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। और जो स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था वो उसके ऑपोजिट था कि वो 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत था। तो ये तो मामला हो गया कॉम्पोजिशन का और नॉमिनेटेड मेंबर्स का। राज्यसभा में MPs के इलेक्ट किए जाने का मैकेनिज्म इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से है। आर्टिकल 80 क्लॉज 4 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ऑप्ट किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये चुनाव करवाए जाते हैं, जहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का चुनाव होता है राज्यसभा के लिए, उसमें जो MLAs वोट करते हैं वो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें प्राथमिकताएं देनी होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, सभी मेंबर जो भी लोग कंटेस्टेंट्स हैं उनको वोट करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए चौथा जो शेड्यूल है वो इस बारे में प्रावधान करता है कि स्टेट या जो भी यूटीज़ हैं, अगर वहाँ से प्रावधान है राज्यसभा में मेंबर्स के आने का, तो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में किस स्टेट या यूटी का होगा। इस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको खंगालना होगा चौथे शेड्यूल को। जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर अगर कोई वैकेंसीज हैं और वहाँ पर उस वैकेंसी के लिए एक से अधिक व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है तो इलेक्शन होंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति कंटेस्ट करता है तो वो अनअपोज चुन लिया जाता है। क्या नोटा का ऑप्शन होता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 सर्कुलर जारी किए। एक 24 जनवरी 2014 को जारी किया गया था और दूसरा 12 नवंबर 2015 को जारी किया गया था, जहां पे ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, वहां पर नोटा बटन दबाने का विकल्प होगा। लेकिन बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा का जो ऑप्शन है वो केवल जनरल इलेक्शंस के लिए है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नोटा के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के MPs के लिए जो इलेक्शंस किए जाते हैं क्या उसमें नोटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जवाब होगा अ बिग नो। राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है, पार्टी ने कहा कि इस पर्सन को वोट कर दो, उस व्यक्ति ने उस पर्सन को वोट नहीं किया, किसी और को वोट कर दिया, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा अंडर शेड्यूल 10? जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान है, एंटी डिफेक्शन के प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। देखिए, जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट के माध्यम से होता है। इन जनरल जो इलेक्शंस होते हैं वो क्लोज बैलेट होते हैं, सीक्रेट बैलेट में होते हैं, जहां पे पता नहीं चलता कौन किसको वोट कर रहा है। लेकिन राज्यसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो ओपन बैलेट पे होते हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ओपन बैलेट का इलेक्शन सही है गलत, उन्होंने कहा भाई जो हो रहा है उसको चलने दो। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी लाइन से हट के वोट करता है तो आप उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दोगे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ वोट है और वो चाहे तो अपनी चॉइस से अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके भी किसी
व्यक्ति को राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए वोट कर सकता है। कोर्ट ने हालांकि ये कहा, चूंकि ओपन बैलेट सिस्टम है तो पता तो चल ही जाएगा किसने किसको वोट किया है, तो पार्टी अगर इस संबंध में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या एक लेजिस्लेटर बिना असेंबली का मेंबर होने की ओथ लिए राज्यसभा के चुनाव में शामिल हो सकता है? यह भी एक सवाल है। तो जवाब है हाँ, ले सकता है। काफ़ी डिबेट हुई इनिशियली इस बात को लेके कि क्या अलाउ किया जाना चाहिए जिसने ओथ ली ही नहीं है अभी तक कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में जाकर वोट दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मेंबर वोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव प्रक्रिया नहीं है। एक व्यक्ति जो चुन लिया गया है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में तब आएगा जब वो वोट करेगा, जब वो ओथ ले लेगा, उसके बाद ही वो कोई लेजिस्लेशन से संबंधित काम कर सकता है। लेकिन राज्यसभा के व्यक्ति को चुनना ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के एम्बेड से बाहर है, या कम से कम पूरी तरीके से तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है। इनडायरेक्टली तो आप जोड़ ही सकते हो, इसलिए ये अलाउ किया जाएगा। तो राज्यसभा पोल्स में चूंकि एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है, इसमें एक व्यक्ति बिना ओथ लिए भी इसके लिए वोट कर सकता है। एक पर्सन जैसे ही इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो अगर वो इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट में है तो उसने ओथ ली है या नहीं ली है, वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है और वोट कर सकता है किसी भी राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो हमने विस्तार से इस टॉपिक को कवर कर लिया। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है राज्यसभा डिमांड्स फॉर ग्रांट पर वोट नहीं कर सकता, और तीसरा है राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस नहीं कर सकता। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी भी होंगी लक्ष्मीकांत में, अदर अपनी कन्वेंशनल पॉलिटी में, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, साधारण सा प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया था 7 तारीख को, और इसी रेफरेंस में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज किया चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के लिए। ज़रूरी सवाल होगा कि किसने जारी किया, और सही जवाब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फसाई के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके माध्यम से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा स्टेट्स एंड यूटीज़ का 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे कि वहाँ पर फूड सेफ्टी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ये पैरामीटर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनका प्रॉपर वेटेज भी है। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा का 20% वेटेज, कंप्लायंस का 30% वेटेज, फूड टेस्टिंग, इंफ्रा और सर्विलांस का 20% वेटेज, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का 10% वेटेज और कंज्यूमर एम्पावरमेंट का 20% वेटेज यहाँ पे डिसाइड किया गया है। हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में क्या निकल के आया है। ओवरऑल देखिए तमिलनाडु ने टॉप किया है। अगर आप लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करते हैं 20 बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर है। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात और थर्ड पे महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में गोवा टॉप करता है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का नंबर आता है। यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है, दिल्ली एंड चंडीगढ़ उसके बाद आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें जो इंडिया के बारे में कहा गया, इस पर इंडिया ने बहुत ही सख्त आपत्ति जताई। इंडिया ने इस पूरी रिपोर्ट का खंडन किया। उन्होंने कहा ये पूरा जो इंडेक्स है ये बायस्ड मैट्रिक्स पर बेस्ड है और इसमें जो वेट्स डिसाइड किए गए हैं वो भी बायस्ड हैं। गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक बताया है। अगर मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट का रिजल्ट बताऊं तो आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ही फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पे ये कह देंगे कि इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कही गई बात पूरी तरीके से बकवास ही है। 180 देशों को इवैल्यूएशन में लिया गया है और इंडिया को रैंक दी गई है 180वीं। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बोल रहा है वो उसके खुद के कान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब दुनिया में इतने सारे देश हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार स्थिति में है और इंडिया पिछले कई सालों में कम से कम इस फ्रंट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद आप 180 देशों के इवैल्यूएशन में इंडिया को 180 नंबर पे रखें, ये तो पूरी तरीके से निरर्थक होगा। इनके पैरामीटर्स में जो इंडिया को रैंक किया गया है अलग अलग पैरामीटर्स पे वो भी जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए इंडिया ने इस रिपोर्ट का पूरी तरीके से खंडन करते हुए इसे कंप्लीटली अनसाइंटिफिक डिक्लेयर किया है। ईपीआई एक बाइनरी इंडेक्स है, 2 साल में एक दफ़ा आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे निकालता है। इस दफ़ा उन्होंने ये रिपोर्ट निकालते वक्त कोलैबोरेशन भी किया है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के साथ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ। तो ये जो कलाकारी है ये इन 3 लोगों ने मिलकर करी है। यहाँ पे देखिए 2022 का जो ईपीआई है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये येल सेंटर कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट का, वो तो बता दिया मैंने। 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसमें हैं 11 इशू कैटेगरीज में, जहाँ पे 180 देशों को उनके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटेलिटी के बेसिस पे मेजर किया गया।
फाइंडिंग्स में डेनमार्क को इन्होंने टॉप पे रखा, इंडिया को इन्होंने 180th नंबर पे रखा हुआ है। और पिछले साल यानी कि 2020 में जो इंडिया की रैंकिंग थी, पिछले 2 साल में एक दफ़ा होता है, 2020 में रैंकिंग आई थी तो 168वां नंबर इंडिया का था। पड़ोसी देशों में देखिए किसके पास क्या रैंक है। अफगानिस्तान को इन्होंने 81वें नंबर पे रखा हुआ है, पाकिस्तान को 176 पे, श्रीलंका को 132 पे, बांग्लादेश को 177 पे, चाइना को 160 पे और नेपाल को 162 पे और इंडिया को 180 पे, जो कि डेफिनेटली रिडिकुलस है। यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मेला खीर भवानी के बारे में है। कश्मीरी हिंदूज, जिन्हें लोकली पंडित्स के नाम से पुकारा जाता है, वो ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मेला खीर भवानी टेम्पल में, जो कि सेंट्रल कश्मीर में जो गेंडेबाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के तुलमुला में लोकेटेड है, एक जो मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है, उसमें वो लोग शामिल होते हैं। टेम्पल गॉडेस रंगन्या देवी जी को डेडिकेटेड है। फेस्टिवल को मेला खीर भवानी के नाम से पुकारा जाता है। कश्मीर में हिंदूज के लिए एनुअल जो अमरनाथ यात्रा होती है उसके बाद इसे सबसे बड़ी गैदरिंग के रूप में देखा जाता है। ये टेम्पल जो है वो श्रीनगर सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और कश्मीरी हिंदूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है पिलग्रिमेज का। जो टेम्पल है ये अपना नाम खीर से डिराइव करता है। खीर आप सभी लोगों ने खाई होगी, घरों में बनती है, उसी के नाम पर इस मेले का नाम खीर भवानी रखा गया है। यहाँ पर लोग ऑफरिंग के तौर पे गॉडेस को खीर चढ़ाते हैं और कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है जो लोकल मुस्लिम्स होते हैं वो भी ट्रेडिशनली इस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रहती है। कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये फेस्टिवल किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, जैसे कि चहिला साहिब फेस्टिवल, यहाँ पे कम्युनिटीज़ के साथ आपको इसको एसोसिएट करना था। सिंधीज, नंदराज जाट यात्रा, गोंड्स, वारी वरकारी, संथाल्स, बताना था कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब इस दफ़ा तो यूपीएससी ने थोड़ी कलाकारी कर दी है। पहले वो ऑप्शन दे देते थे कि पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। इस दफ़ा क्या कलाकारी हुई है आपने देखा ही है। वो बोल रहे हैं एक पेयर सही है, 2 पेयर सही हैं, 3 पेयर सही हैं, मतलब आप एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे। इस तरीके का इक्वेशन इस दफ़ा यूपीएससी ने सेट किया है एलिमिनेशन हटाने के लिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो, आप एलिमिनेशन के थ्रू अपना जो आंसर है वो डिराइव ना कर पाएँ। खैर, इस तरीके के चैलेंजेस कोई ना कोई चैलेंज यूपीएससी हर साल देती ही है और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यूपीएससी सरप्राइजेस हमें आगे भी देती ही रहेगी। तो इस सवाल का जवाब है A1 ओनली। देखिए, नंदराज जाट यात्रा जो है वो उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया जाता है और गोंड्स वहाँ के नेटिव नहीं हैं, तो ये ऑब्वियसली इनका नहीं होगा। और वारी वरकारी महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाता है और जो संथाल्स हैं वो वहाँ का नेटिव ट्राइबल ग्रुप नहीं है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सिविरोडोनेस्क के बारे में है। सिविरोडोनेस्क का जो बैटल है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में है। इट्स पार्ट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो बैटल है वो डोनबास रीजन में चल रहा है, ईस्टर्न यूक्रेन में। थोड़ा सा आप लोकेशन के बारे में समझ लीजिए। ये जो पूरा रीजन आपको शैडोड दिख रहा है इसे डोनबास रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पॉट कर देता हूँ। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको देखिए लुहांस्क दिख रहा है ना, ये लुहांस्क है और ये डोनेस्क है। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो ये पूरा रीजन डोनबास रीजन बन जाता है, ठीक है। और जो लुहांस्क उनका प्रोविंस है जिसे वो लोग ओब्लास्ट बोलते हैं, तो लुहांस्क में ही ये आपको ये सिटी दिख रही है। काफ़ी प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट सिटी है ये, जो अभी हाल में न्यूज़ में है। तो ये सिटी है, ये यूक्रेन के लुहांस्क ओब्लास्ट में पड़ती है, हमने मैप में देख लिया। डोनबास रीजन की कुछ बहुत बड़ी सिटीज़ में से एक है और जो रशियन बॉर्डर है उससे 140 किलोमीटर की दूरी पर ये सिटी है। वहाँ पर जो सिवेस्केई डोनेट्स रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे आपको ये मिलेगा। 1 लाख से ज़्यादा इस सिटी की पॉपुलेशन है। वहाँ का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, केमिकल वर्क्स और मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं। अगर रसिया इस सिटी को कंट्रोल कर लेता है तो लगभग पूरे लुहांस्क रीजन पे उसका कब्जा हो जाएगा, जिस बात को लेकर वो काफ़ी तेज़ी से अटैक्स कर रहे हैं सिटी के ऊपर। लोग ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि जो मारियोपोल था, सदर्न पोर्ट था सिटी का, यूक्रेन का, वहाँ पे जब रशियंस ने कैप्चर किया तो उसके पहले उन्होंने लगभग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है इस सिटी पर कब्जा करने के पहले भी वो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यांगटी कुती वैली के बारे में है। कई सारे इवेंट्स देखे गए हैं ग्लेशियल एडवांसेस के, इसी रेफरेंस में यांगटी कुती वैली न्यूज़ में आई है। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है उसके ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। 52 सालों की रिसर्च है, 52 सालों में देखा जा रहा है कि ये जो ग्लेशियल एडवांस है वो रिपोर्ट किया गया है। ग्लेशियल एडवांस में देखिए बेसिकली होता क्या है कि सपोज करिए ये पहाड़ी का इलाका है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो बनेंगे हाइट पर और वो पिघलेंगे भी।
कई दफ़ा ये होता है कि बनने और पिघलने की दर ऐसी होती है कि बनते रहते हैं पिघलते रहते हैं, तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अगर बनने की दर पिघलने की दर से तेज हो जाए तो यहाँ पे ज़्यादा जो आइस है वो जमा होने लग जाएगी, उसके रिजल्टेंट ये टुकड़े गिरेंगे, टूटेंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे। तो नीचे की ओर जो इनका ये एक्सटेंशन होगा इसे ही आप ग्लेशियल एडवांस बोलेंगे। तो ये तो ग्लेशियल एडवांस का मामला हो गया। ये जो यांगती कुती वैली है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये लास्ट वैली है तिब्बत के बॉर्डर के पास में बिल्कुल। अगर आप इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का एक्सिस बनाता है, कुछ ऐसा एक्सिस बनाता है, ठीक है। रिवर कुती यांगती जो है वो इसे फॉर्म करती है, जो कि काली रिवर का एक हेड वाटर है। काली रिवर बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। हेड वाटर क्या होता है, देखिए एक नदी जब बनती है तो उसके पहले कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं जो आकर उससे जुड़ती हैं। तो अपर स्ट्रीम्स जो होती हैं उन्हें ही आप हेड वाटर बोल सकते हो। तो उन्हीं अपर स्ट्रीम्स में से एक है रिवर कुती यांगती, जिसे आप यहाँ पर हेड वाटर के तौर पे देख रहे हो। तो जो वैली है यहाँ पर ब्यांसिस डोमिनेट करते हैं। ये कम्युनिटी है जो कि भूतिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। भूतिया कम्युनिटी में बेसिकली देखिए 4 कम्युनिटीज़ आती हैं जो कुमाऊं के रीजन में रहते हैं। उनमें एक तो ब्यांसिस हो गए, दूसरे जोहर, तीसरे डरमिया और चौथे चौदांसी हैं। तो यहाँ पर 4 कम्युनिटीज़ शामिल हैं, जिसमें से एक ब्यांसीस जो हैं वो इस रीजन में बड़ी संख्या में आपको मिल जाएंगे। अब आइए रिवीजन करते हैं। राज्यसभा के एमपीज़ का जब इलेक्शन होता है तो इस दौरान नोटा बटन का ऑप्शन रहता है। गलत है, नोटा का ऑप्शन नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नहीं रहेगा, केवल जनरल इलेक्शंस में ही रहेगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज़ किया, गलत है, ये फसाई का इनिशिएटिव है। मेला खीर भवानी ये लार्जेस्ट गैदरिंग है कश्मीर में हिंदूज़ की एनुअल अमरनाथ यात्रा के बाद, दैट्स ट्रू। और सिवरे डोनेस्क ये एक सिटी है स्पेन में, गलत है, ये यूक्रेन की एक सिटी है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप इस लिंक के माध्यम से भी अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, यहाँ पर या जो QR कोड है आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और रिविजन करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहुँच जाएँ तो उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।